हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप से अच्छा तैयारी चल रही होगी। हाँ जी। अगर मैं सीएमए फाइनल की बात करूं तो सीएमए फाइनल में ना जो सबसे ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है वो आपका सीएफआर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना सीएफआर के अंदर कम मार्क्स लेके आते हैं या वो फेल हो जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट जो है वो आपका सीएफआर है। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट के ना सीएफआर के अंदर मार्क्स कम आते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं, जबकि सीएफआर जो है सबसे ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है। आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट के ना सीएफआर के अंदर तो मार्क्स कम आते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। सबसे मेन रीजन पता क्या है? बच्चे ना दो चैप्टर को या तो पोस्टपोन करते हैं या उनके मन में ना डर बैठा हुआ है। एक चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन और एक चैप्टर का नाम बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट 40 मार्क्स का पेपर ना आपका इन्हीं दो चैप्टर से आता है और ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा आसान है। बस आपने क्या करना है, इन चैप्टरों को कॉन्सेप्चुअली कवर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको इन चैप्टर में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से है ना इन चैप्टरों को लेके ना, तो मैं आपको बताऊं सबसे आसान चैप्टर सीएफआर के अंदर है ये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चैप्टर है बहुत लेंथी चैप्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन कंटेंट अगर ज्यादा है, कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चैप्टर टफ है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपको ना इन चैप्टरों के प्रॉपर लॉजिक पता ना, तो इनसे आसान चैप्टर कोई नहीं हो सकता। तो आप जब भी सीएफआर को रिवाइज करो ना, तो आपने प्रायोरिटी पे रखना है इन दो चैप्टरों को। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम ना थोड़ा सा एक बार सीएफआर को हल्के चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप ना कुछ बेसिक इंडेक्स के साथ सीएफआर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्त, बच्चों से बात करके बता रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, इन चैप्टर का तो पोस्टपोन करते हैं या इन चैप्टर को लेकर उनके मन में डर बैठा हुआ है। तो आपने इन चैप्टरों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे कवर करना है। कुछ बच्चों की एक क्वेरी भी आती है कि सर आप ना इन दो चैप्टरों की हमें क्लास प्रोवाइड करा दो। दोस्त मैं आपको बताऊं, चैप्टर वाइज क्लास प्रोवाइड करने में हमें थोड़ी एडमिन दिक्कत आती है, इसलिए हमने क्या किया है, जो मेरा सीएफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, उसको बिल्कुल नॉमिनल फी पे कर दिया है। उसकी फी हमने रखी है 5000, जिसमें आपको बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी। दो बुक है, एक कॉन्सेप्ट बुक है और एक आपकी क्वेश्चन बुक है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 110 आवर का आपका ड्यूरेशन है कोर्स का। और इसके अंदर हमने कुछ मॉक टेस्ट भी रखे हैं जो कि आपको इवैल्यूएट होकर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट की क्वेरी हो जाती है कि सर जो आपका रेगुलर कोर्स है और जो आपका एग्जाम बैच है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और अगर हमने अभी तक सीएफआर की क्लासें नहीं ली है तो क्या हम फास्ट ट्रैक एग्जाम बैच के अंदर जा सकते हैं, हमें रेगुलर कोर्स के अंदर जाना पड़ेगा? आइए मैं इन सब बातों का आपको आंसर देता हूं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों बैच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो मेरा रेगुलर कोर्स है ना, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूं। मैंने एग्जाम बैच के अंदर क्या किया है, जो कॉन्सेप्ट मैं रेगुलर कोर्स के अंदर लिखवाता हूं उनको मैंने टाइप करा दिया है एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम है सीएफआर क्विकर बुक। ये कॉन्सेप्ट बुक है। इस बुक के अंदर आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट पहले से लिखे होंगे, तो हमने लिखने का टाइम यहां पे बचा लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने उनको प्रॉपर इस बैच के अंदर भी सोल्व करा रखा है। इस बैच के अंदर भी आपके 100% सिलेबस कवर है, 100% आपका कंटेंट कॉन्सेप्ट कवर है। बस हमने जो टाइम बचाया है वो एक तो कॉन्सेप्ट को लिखने का टाइम बचाया है, और सेकंड जो मेरा रेगुलर कोर्स है ना, उसमें मैं क्या करता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने के लिए एग्जांपल कवर कराता हूं, एग्जांपल लिखवाता हूं। तो हमने वो नंबर ऑफ एग्जांपल थोड़े से यहां पे कम रखे। थर्ड, रेगुलर कोर्स के अंदर ना डुप्लीकेट क्वेश्चन भी मैंने क्लास के अंदर प्रैक्टिस करा रखी है। यहां पे हमने इस बैच के अंदर क्या किया, डुप्लीकेट क्वेश्चनों को हटा दिया। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका टेक्निकल है, कोई कंटेंट आपका टेक्निकल है, तो उसके डुप्लीकेट क्वेश्चन भी हमने इस बैच में के अंदर कवर कराए हैं। तो कॉन्सेप्ट में कोई भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वेश्चन में हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो ये मेरा बैच है ना एग्जामिनेटर, इसकी एक्सक्लूसिवली सेपरेट मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी। मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि रेगुलर कोर्स में से कट करके ये कोर्स बना रखा, बिल्कुल अलग से इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी। एक बात और, मैं जैसे सीए फाइनल को पढ़ाता हूं, एसीसी को पढ़ाता हूं, तो मैंने वहां से भी कोई भी रिकॉर्डिंग इसके अंदर मर्ज नहीं कर रखी। मैंने एक्सक्लूसिवली, चाहे आपका रेगुलर कोर्स है या आपका एग्जामिनेटर बैच है, एक्सक्लूसिवली मैंने सीएमए के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रखी है। जो रेगुलर कोर्स है उसकी फी भी हमने कम कर रखी टाइम बिंग के लिए। 8000 में आपको हार्ड कॉपी के साथ कोर्स मिल जाएगा। अब बच्चों को क्वेरी आती है कि सर हमें क्या इस बैच में जाना चाहिए अगर हमने सीएफआर की क्लासें पहले से नहीं ले रखी है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीएफआर का ना एबी भी नहीं पता ना, तो भी आप इस बैच के अंदर जा सकते हैं। ये बैच भी मैंने प्रॉपर अच्छे से कवर करा रखा, मतलब इस बैच को भी मैंने इस हिसाब से कवर करा रखा कि बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा। ठीक, अगर आपका अटेम्प्ट
अभी जून के अंदर है या दिसंबर के अंदर है तो आप इस बैच के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर है तो फिर आप इस बैच के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास ना काफी टाइम होगा आपका इस बैच को कवर करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन जो है आपका 200 आवर के आसपास है। आइए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। देखिए पहला रीजन क्या है कि बच्चे इन चैप्टरों से, 2 चैप्टर से बड़े डरते हैं। सेकंड, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। अब सिलेक्टिव स्टडी भी ना 2 टाइप की होती है, एक कुछ चैप्टर को छोड़ देना, और एक बड़ी खतरनाक सिलेक्टिव स्टडी होती है। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मान लो उसने आपका इंडेक्स 16 को प्रॉपर कवर कर लिया, बट इसमें 1 या 2 कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल थे। दोस्त आपने सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने पूरा सिलेबस कवर करके जाना। देखिए एग्जाम से पहले ना मैं भी एबीसी एनालिसिस शेयर करता हूं, लेकिन उसमें मैं एक बात क्लियर बोलता हूं कि जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर हमने रखे हैं उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाकी चैप्टर छोड़ के जाने, आपने सिलेबस पूरा कवर करना है। तो आप कोई भी सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बड़े सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी का गैप रहता है। देखिए 30 मार्क्स के ना आपके एमसीक्यू आते हैं, और स्टूडेंट उन्हें केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब उसको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। सीएफआर के अंदर अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें एक रीजन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का भी गैप है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं जितनी बातें डिस्कस कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि सारी बातें एक ही स्टूडेंट के लिए फिट बैठेंगी। आपके लिए कुछ बातें फिट बैठ सकती, कुछ बातें आपके लिए फिट नहीं बैठे, ठीक। मींस कुछ बातों में आपने अच्छे से चीजों को कवर कर रखा, कुछ बातों में आपका लैक है, तो जहां पे आपका लैक है उनको आपने क्या करना है, इंप्रूव करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लैक करते हैं, रिवीजन में लैक करते हैं। आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करना है सिलेबस को ना। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है, जब आपकी क्लासेस चल रही होती है ना, तब आपको क्लास के साथ साथ रिवीजन करना चाहिए। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो आपने क्लास देखी, जैसे क्लास समाप्त होती है ना, स्टूडेंट को लगता है आज का काम हो गया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, फैकल्टी की साइड से आज का काम हुआ है, आपकी साइड से काम तब खत्म होगा जब आप क्या करेंगे, जो क्लास में पढ़ाया उसे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो प्लीज आप ना एक बार इस बात को लिख लें। अगर आपकी अभी क्लासेस चल रही है, किसी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही है, तो आप इस बात को जरूर फॉलो करें। जैसे ही आपकी क्लास समाप्त होती है ना, आपने क्या करना, 5 से 10 मिनट लगा के जितना भी क्लास के अंदर पढ़ाया है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। अगर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए तो आपने क्या करना, सेम डे में होमवर्क के क्वेश्चन करने। और अगर आपको होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं तो आपने क्या करना, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन ना जो क्लास में कवर कराए उसे खुद से सोल्व करके देखना है। अगर आप इस प्रैक्टिस के साथ क्या करेंगे, क्लासें देखेंगे, तो उसके बाद फिर आपको 1-2 बार रिवीजन से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से क्लासें नहीं देख रखी तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर सीएमए स्टूडेंट, कवरिंग एंड रिवाइजिंग वेरी फ्यू क्वेश्चन। देखिए मैं ना एक बहुत बड़ा गैप ना इंस्टीट्यूट की साइड से मान के चलता हूं। इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, जो आपका स्टडी मटेरियल दे रखा है ना, और जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टडी मटेरियल में बहुत लिमिटेड कंटेंट दे रखा है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, और एग्जाम के अंदर ना बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो ये गैप ना इंस्टीट्यूट की साइड से है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे रखा कि सिर्फ उसी पे बिलीव करके उसी को कवर करके चले जाते हैं। नहीं दोस्त, आपने ऐसा नहीं करना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताऊं, मैंने चाहे एग्जामिनेटेड कोर्स है या रेगुलर कोर्स है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। एक तो कवरेज इस एंगल से होती है कि जो पूछ लिया गया उसके हिसाब से कवरेज करनी है। मैं कोर्स में कवरेज इस हिसाब से करता हूं कि जो आगे आ भी सकता है। दोस्त प्लीज इस बात को नोट कर ले। इसमें ना मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट की साइड से गैप है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी गलती कभी नहीं मानता। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस जितने ज्यादा क्वेश्चन करो, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, आपका सजेस्ट आंसर हो गया, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नहीं, आप ये मान के चलिए कि अगर स्टडी मटेरियल के अंदर आपके 10 क्वेश्चन दे रखे तो आपको कम से कम भी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा दोस्त इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितना कंटेंट दे रखा ना, एग्जाम का कंटेंट बिल्कुल अलग आता है। बिल्कुल डिटेल आपका कंटेंट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना आप कई बार देखते होंगे रियल लाइफ और रियल लाइफ। मैं आपको बताऊं, आपका स्टडी मटेरियल ना रियल लाइफ है और आपका जो एग्जाम है ना वो आपका रियल लाइफ है। तो आपने क्या करना, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद रिवीजन नहीं करते। आपने क्या करना है, रिवीजन क्लास के इमीडिएटली बाद करना है। ठीक, एक बात और, आप ना 3 से 4 चैप्टर की एक यूनिट बना सकते हैं अपनी साइड से ना, और जैसे 3 से 4 चैप्टर आपके समाप्त होते हैं, एक बार फिर आप उनको भी क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे। एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं,
मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। आपको मैं बताऊं, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर आपको देना चाहिए एग्जाम से पहले ना। और मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, 31 मार्च को एक मॉक टेस्ट रखा है। ये मॉक टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपने क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और वहां से अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ठीक है। 31 मार्च को आपके पास मॉक टेस्ट आएगा और सेम डे में आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा। 2 PM पे हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हम मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे और आपने 5 PM तक उसे सबमिट करा देना अपनी साइड से, मतलब आपने लिखना बंद कर देना। 5:30 PM पे आपको हमारी साइड से सोल्यूशन मिल जाएगा। ये थी मेरी साइड से कुछ बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करते हैं। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।